बच्चों आज हम लोग क्लास 10th के भौतिक विज्ञान के प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन देख रहे हैं। ये दूसरा पार्ट वीडियो है। इससे पहले एक दूसरा वीडियो आ चुका है, उसे आप जरूर देख लें और ये वीडियो देखेंगे तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए चलते हैं हम लोग सवाल की ओर। किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। हमें बताना है कि किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। बच्चों याद रखेंगे उसकी आधी होती है। हम जानते हैं कि F बराबर R/2 होता है। चलिए 12 नंबर सवाल है। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। चलिए हम लोग देखते हैं कि F बराबर R/2 होता है और यहाँ R का मान दे रखा है 20। इसे हम लोग 2 से भाग लगाएंगे, आ जाएगा 10। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10। यदि F का मान 12 सेंटीमीटर हो तब R का मान क्या होगा। तो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर F का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, हम इसी सूत्र से बनाएंगे। F बराबर R/2, तो ये हो जाएगा R बराबर 2 इंटू F, ठीक है। यानी हम लिखेंगे 2 गुना 12 और ये हमारा हो जाएगा 24। ये हो जाएगा आंसर नंबर ए। चलते हम लोग 14 नंबर सवाल की ओर। यदि F का मान 16 सेंटीमीटर है तब R का मान क्या होगा। देखते हम लोग F का मान दिया हुआ है, तो F बराबर हम सभी जानते हैं R/2 होता है। तो हमें निकालना है R का मान, हो जाएगा 2F। अब 2 गुना 16 कर लेंगे और ये हो जाएगा 32, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग 15 नंबर का सवाल देख रहे हैं। किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। चलिए अभी यहाँ पर दे रखा है किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो ये तो बहुत ही सरल है। F बराबर R/2 यानी 50/2 और ये हो गया 25। ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह के सवाल ज़्यादा लेने का कारण था कि ये सवाल आपके पॉलीटेक के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सब्जेक्टिव एग्जाम में भी 2 नंबर वाले सवाल में आ जाते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। गोली दर्पण में आवर्धन का मान धनात्मक हो तो प्रतिबिंब क्या होगा। बच्चों याद रखेंगे यदि दर्पण में आवर्धन का मान धनात्मक हो तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, याद रखेंगे। 17 नंबर सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। गोली दर्पण में आवर्धन का मान ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब होगा। बच्चों अभी हमने बताया दर्पण में यदि आवर्धन का मान धनात्मक हो तो प्रतिबिंब आभासी होता है, तो इसका उल्टा ले लेते हैं। यदि ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, याद रखेंगे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। जब वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र C पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। बोल रहा है दोस्तों यदि वस्तु कहाँ हो, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो, ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। दोस्तों याद रखेंगे C पर ही बनता है। चलिए चलते हैं सवाल में हम लोग। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, कौन बनाता है, यह उत्तल दर्पण बनाता है। चलते हम लोग अगले सवाल की ओर। 22 नंबर का सवाल है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है, अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों होता है। चलते हैं अब हम लोग 23 नंबर सवाल की ओर। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, याद रखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। बड़ा मुख्य बात है, याद रखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब की जब बात आपसे पूछा जाए तो आप सीधा की ओर चलेंगे और वास्तविक प्रतिबिंब की बात बोला जाए तो आप उल्टा की ओर चलेंगे।
24 नंबर सवाल हम लोग देख रहे हैं, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है, तो क्या होता है? तो वो आभासी होता है बच्चों, याद रखेंगे। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। उत्तल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है? गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के हेडलाइट में, अपना चेहरा देखने में, सूक्ष्मदर्शी में। तो बच्चों याद रखेंगे, ये हो जाएगा गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। पीछे वाली वस्तुओं का प्रतिबिंब ज्यादा छितरा और बड़ा बने, इसलिए। चलते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में होता है? याद रखेंगे, अवतल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के हेडलाइट में होता है। बच्चों याद रखेंगे, ये होता है गाड़ी के हेडलाइट में। अब एक हम लोग इसको इमेज द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक गाड़ी का अगला भाग बना रखा है, ठीक है। इसको आप देखिए बढ़िया से, ठीक है। तो आप देख पाएंगे कि गाड़ी का जो हेडलाइट होता है मेरा कुछ इस प्रकार होता है, और ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा होता है अवतल दर्पण, और यहाँ पे हमारा बल्ब लगा हुआ होता है, और फिर जा करके प्रकाश जो है आगे की ओर परावर्तित करता है यह, ठीक है। अगला सवाल है, मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो याद रखेंगे, मोटर चालक के सामने जो दर्पण होता है वह उत्तल दर्पण होता है। वाहनों के अग्रदीप के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? बच्चों देखिए आप, वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अभी हमने बताया आपको, गाड़ी का हेडलाइट में क्या होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है, ताकि वो किरण को पुंजित करके वो आगे इसको रिफ्लेक्ट कर सके, तो यह अवतल दर्पण होता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं? तो आप याद रखेंगे, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सुपर इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको और कहीं कहीं पूछा जाता है। जैसे आप प्रतियोगिता परीक्षाओं की भी तैयारी करेंगे बाद में, तो वहां ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। चलते हम लोग 30 नंबर के सवाल में, सौर भट्टियों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? बच्चों याद रखेंगे, सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यह सूर्य की किरणों को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। बच्चों इस तरह के महत्वपूर्ण सवाल आप पूरी तरह गहन अध्ययन करेंगे तो आपको एग्जाम में टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आप पूरा मेहनत करें और हमारे साथ जुड़े रहें। इस तरह के साइंस के इम्पोर्टेंट सवाल जो बहुविकल्पीय हैं सभी आपके आएंगे और एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। साथ ही मैथ के सवालों को भी आप देख सकते हैं, वीडियो बहुत सारा डाला गया है। धन्यवाद।